हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन की जो वैकेंसीज़ हैं वो आपको जनवरी 2024 में उसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कभी भी देखने को मिल सकती है। तो उसी के रिगार्डिंग साइंस का प्रैक्टिस सेट वन हम यहाँ पर करेंगे। हम वही क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन सीबीटी वन जो आपका होता है उसमें साइंस के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस तरह के होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें बोला गया है कि कंपन गति निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। कंपन गति यानी कि आपका जो वाइब्रेटरी मोशन होता है वो किसका एक उदाहरण होता है। यानी कि झूले की गति, पहिए की गति, बस की गति या वेलिन के तार की गति यानी कि मोशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द वायलिन जो होता है। तो वायलिन के तार की गति, तो वाइब्रेटरी यानी कि कंपन की जो गति होती है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि मोशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ वायलिन जो होता है उसकी गति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एमआरआई स्कैनर पर निम्नलिखित में से कौन सा बल लागू होता है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स एप्लीकेबल ऑन द एमआरआई स्कैनर जो होता है उसके ऊपर कौन सा बल होता है। तो हम सबको पता है कि एमआरआई स्कैनर पर जो होता है वो चुंबकीय बल होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ये आपके आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि जल के एक अणु में डैश ऑक्सीजन का परमाणु और डैश हाइड्रोजन का परमाणु होता है। यानी कि अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डैश एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो जल के एक अणु में ध्यान रखेंगे एक एटम जो होता है वो होता है, यानी कि जल के एक अणु में एक ऑक्सीजन का परमाणु होता है और दो हाइड्रोजन का परमाणु होता है। ठीक है। तो जैसे हम जल का अगर फॉर्मूला देखें तो H2O होता है। तो हाइड्रोजन कितने हैं, दो, और ऑक्सीजन कितनी होती है, एक होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आपका न्यूमेरिकल से है। ये साइंस का न्यूमेरिकल है। इसमें बोला गया है कि एक कार आराम से चलना शुरू करती है और निरंतर त्वरण के साथ एक पहाड़ी पर लुढ़कती है। एक निरंतर त्वरण मतलब क्या होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। यदि वह 30 सेकंड में 1350 मीटर की दूरी तय करती है। इसका त्वरण ज्ञात करना है हमें, यानी कि एक्सेलरेशन निकालना है। त्वरण का मतलब आपको ए की वैल्यू निकालनी है। यदि इसका द्रव्यमान यानी कि मास जो है वो आपको दे रखा है कितना, 1500 किलोग्राम दे रखा है, तो उस पर लगने वाले बल ज्ञात कीजिए। तो त्वरण भी निकालना है और फोर्स भी हमें यहाँ पर निकालना है। तो पहली बात तो हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, यानी कि कार जब लुढ़कना स्टार्ट करेगी तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, उसकी जो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी, यानी कि प्रारंभिक जो वेग होगा। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक वेग, जिसे आप यू से डिनोट करते हैं। तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा 0 मीटर पर सेकंड होगा। यानी कि स्टार्टिंग में 0 मीटर पर सेकंड होगा। टाइम आपको दे रखा है कितना, 30 सेकंड का दे रखा है। डिस्टेंस यानी कि एस आपको दे रखा है, डिस्टेंस का जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, वो दे रखा है 1350 मीटर। और हमें एस का जो फॉर्मूला पता है वो क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। यानी कि यू टी यानी कि यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, टी का मतलब टाइम, हाफ ए का मतलब एक्सेलरेशन, टी स्क्वायर यानी कि टाइम का स्क्वायर। तो हमें पता है कि एस की वैल्यू कितनी है, 1350 है। यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम कितना है 30 सेकेंड, प्लस हाफ ए की वैल्यू हमें निकालनी है, टाइम कितना 30, 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 900 आएगा। तो जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे, यानी कि 1350 में से 450 को माइनस कर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1350 में 1350 को 450 से डिवाइड करोगे तो ए की वैल्यू जो आएगी वो आएगी कितनी, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। तो ये आ जाएगा इसका क्या, एक्सलरेशन आ जाएगा। यहाँ से हमने त्वरण ज्ञात कर लिया 3 मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या निकालना है, बल निकालना है, यानी कि फोर्स निकालना है। और फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, मास, यानी कि आपका जो द्रव्यमान होता है इनटू में एक्सलरेशन। तो मास कितना दे रखा है 1500, एक्सलरेशन कितनी है 3, तो 15 दिए कितना हो जाएगा 4500। अब यहाँ पर न्यूटन इतना बल इसके ऊपर लगने वाला है। तो देख लेते हैं ये कौन से ऑप्शन में है। तो ये आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट, यानी कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो हो जाएगा क्या आपके पास, वे उसका एक्सलेशन, और 4500 हो जाएगा क्या, बल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, साइंस में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक जीव को अन्य जीवित जीवों पर आधारित रहता है उसे डैश कहा जाता है।
तो एक जीव जो अन्य जीवित जीवों पर आधारित रहता है उसे परजीवी कहा जाता है, यानी कि पैरासाइट उसे बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, ये भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहता है कि प्रत्येक 3 ओम प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस वाले 3 प्रतिरोध रेजिस्टर समानांतर रूप से जो है वो संबंध है, इस प्रकार से संयोजित तुल्य प्रतिरोध यानी कि इक्वल रेजिस्टेंस कितना होगा। यानी कि पैरेलल में लगा रखे हैं इस तरीके से, ऐसे लगे होते हैं ना ये पैरेलल में, इस तरीके से जो है वो पैरेलल में लगे हुए हैं। ये R1 होता है, ये R2 होता है, ये R3 होता है। तो 3 ओम के 3 प्रतिरोध जो है, रेजिस्टेंस जो है वो समानांतर या लगा रखे हैं। तो आपको बताना है कि इस प्रकार के तुल्य प्रतिरोध यानी कि इक्वल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो जब पैरेलल में लगे होते हैं तो हमें अच्छे से पता है कि जो 1/r इक्वल रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 के जो है वो इक्वल होता है। और ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 करोगे तो ये 1 ओम आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, छाया बनने की परिघटना को समझने के लिए प्रकाश के निम्नलिखित गुणधर्मों में से किसका उपयोग किया जा सकता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश उच्च चाल से गमन करता है, प्रकाश 7 रंगों से बना होता है, प्रकाश अपारदर्शित वस्तुओं से नहीं गुजरता। तो इसमें बताना है कि छाया बनने की परिघटना को समझने के लिए प्रकाश के निम्नलिखित गुणधर्मों में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर एक, तो ए वाला, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और प्रकाश जो है वो अपारदर्शी वर्तुल से नहीं गुजरता, यानी कि डी और ए जो है गुणधर्मों का यूज किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से मच्छरों से होने वाले रोगों के एक समूह का चयन कीजिए। मच्छरों से कौन कौन से रोग होते हैं ये आपको बताना है। तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि 5 किलोग्राम की एक वस्तु विराम अवस्था में है, एक समान बल की क्रिया के तहत 3 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त करती है। बल द्वारा किया गया कार्य, यानी कि आपको वर्क निकालना है, कार्य निकालना है, और वर्क का फॉर्मूला होता है हाफ एम यू स्क्वायर माइनस में हाफ एम वी स्क्वायर माइनस में हाफ एम यू स्क्वायर। यानी कि जो जो एम होता है वो तो होता है मास, यानी कि जो 5 kg दे रखा है। वी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी और यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। तो और एक वस्तु विराम अवस्था में है, यानी कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी कि यू की वैल्यू तो 0 है और फाइनल वेलोसिटी आपको 3 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। तो अगर ये 0 है तो इसका तो काम नहीं है, तो वर्क हम यहाँ से सीधा सीधा निकाल लेंगे। 1/2, मास कितना है 5, यू कितना है, वी कितना है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 22.5 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान उच्चतम है, यानी कि हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है। तो वो वसा की होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पूर्ण दहन के दौरान गैस स्टोव के बर्नर में उत्पन्न लौ का रंग कैसा होता है, यानी कि ड्यूरिंग द कंप्लीट कंबशन द कलर ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस इन द गैस स्टोव बर्नर। तो कैसा होता है, वो नीला होता है, यानी कि ब्लू होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि फ्राइंग पैन में किस प्रकार की सरफेस कोटिंग का उपयोग किया जाता है। तो जो फ्राइंग पैन होता है उसमें किस प्रकार की जो है वो सरफेस कोटिंग की जाती है। तो टेफ्लॉन कोटिंग यहाँ पर की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं साइंस के। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को जो है वो इंक्रीज कर सकें और आपके लिए और क्वेश्चंस ला सकें इसी तरीके के, जो आपके आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन जिसकी नोटिफिकेशन जनवरी में कभी भी देखने को मिल सकती है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।